हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो मूल विधि के टॉपिक है उनको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और अभी हम लोग, मैंने कहा था कि कुछ क्लास बेसिक्स की चलेंगी और उसमें आपको मजा भी आएगा, आप सीखने के लिए बहुत मौका मिलेगा। और यही क्लास जो होगी ये आपका फाइनल बेस तैयार करेगी। तो सबसे पहले बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है? अभी तक की पढ़ाई में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने साथी लॉ क्यों क्या है, लॉ की क्यों आवश्यकता है, लॉ का होना क्यों जरूरी है, लॉ के उद्देश्य क्या हैं, नियम क्या होते हैं, समाज में विवाद क्यों होता है, लोग लड़ते क्यों हैं, समाज में व्यक्ति समाज में रहता क्यों है, इन सब के विषय में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम पढ़ते पढ़ते वहां पर आ गए कि जो लॉ है वो मानव के आचरण, मानव के व्यवहार, मानव की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। जाहिर सी बात है भाई, जो लॉ है वो किस चीज को कंट्रोल करता है? तो आप कहोगे सर मानव व्यवहार को कंट्रोल करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, मानव व्यवहार को। अब मानव व्यवहार में हमने देखा कई प्रकार का होता है। एक समाज कहता है उचित व्यवहार, समाज के मापदंडों के अनुसार उचित है, सही है। एक व्यवहार दोष कहता है कि इस काम में गलत है, गलत काम है, समाज उस चीज को सहमति नहीं देता, समाज की नजरों में वो दोषी है, वो गलत कार्य है। फिर हमने देखा गलत भी दो तरीके के होते हैं। एक नीतिगत दोष जो इंसान के पर्सनैलिटी में होते हैं, जो इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होते हैं, क्रिमिनल, जिसको हम लोग आपराधिक दोष कहते हैं। वो व्यक्तित्व का दोष नहीं है, वो नीतिगत दोष नहीं है, वो अपराध है। वो क्या है? अपराध। समाज उसे नीतिगत दोष नहीं मानता, समाज उसे अपराध मानता है। ठीक है भैया, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। फिर हम लोग किस पर आ गए थे? हम लोग अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा पर आ गए थे। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कल आपने जब अपराध की परिभाषा पढ़ी तो बताइए अपराध है क्या? अपराध है क्या? तुरंत बताइए सभी लोग, अपराध है क्या आपकी नजरों में? जब हमने कल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े से आगे बढ़ेंगे। बताइए सभी लोग बेटी। बहुत शाबाश। तो क्राइम क्या, अपराध क्या है? विधि द्वारा घोषित व दंडनीय कोई भी गैरकानूनी कृत्य या लोप। कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले वो जो कार्य है उस कार्य को अपराध तभी कहा जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को या व्यक्ति से जो भूल चूक या लोप हुआ है उसको अपराध आप तभी कहोगे जब उसे विधि ने अपराध घोषित किया हो, जब उसे कानून ने अपराध घोषित किया हो। यदि कानून ने उस चीज को अपराध घोषित नहीं किया, कानून द्वारा ना घोषित है ना कानून द्वारा वो दंडनीय है, तो वो कार्य अपराध नहीं है। अब आप दिन भर में इतने सारे काम करते हैं, आपके सभी कार्य अपराध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा या कानून के द्वारा दंडनीय नहीं है, वो कानून के द्वारा उनको अपराध घोषित नहीं किया गया है। तो कहने का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य तभी दंडनीय होगा, कोई भी कार्य तभी अपराध होगा जब उसे विधि ने घोषित किया हो, वो विधि द्वारा घोषित और दंडनीय हो, कानून के द्वारा उसे गैर कानूनी घोषित किया गया हो। तो सबसे पहले क्या होगा? उस काम को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा, फिर उस गैर कानूनी अवैध काम के लिए जो विधि है वो कोई दंड निश्चित करेगी।
तो विधि द्वारा घोषित व दंडनीय कोई भी अवैध या गैरकानूनी कार्य, गैरकानूनी एक्शन, कृत्य या लोप। तो एनी इलीगल एक्शन और या एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन, एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड एंड पनिश्ड बाय द लॉ। तो क्या बिना कानून के घोषित किए आप नॉर्मली किसी कार्य को अपराध कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नमस्ते ना करना, जैसे नमस्ते ना करना, ऐसा समझो। यह दोष तो है कि आप किसी को नमस्ते नहीं कर रहे बड़े को, पर यह साथी अपराध नहीं है। क्या यह कार्य अपराध है? नहीं। क्यों अपराध नहीं है? ऐसा करना यह दोष है। मान लो आप बड़े को नमस्कार नहीं कर रहे, उसको ग्रीटिंग्स नहीं कर रहे, इट्स ओके। यह एक आपका पर्सनैलिटी का मैटर हो सकता है, लेकिन यह क्राइम नहीं है। क्यों नहीं है क्राइम? यह इसलिए क्राइम नहीं है क्योंकि इसे विधि ने क्राइम घोषित नहीं किया। यह कार्य विधि के द्वारा गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। इसे विधि के द्वारा गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। इसे विधि के द्वारा गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। तो जब इस कार्य को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया तो इसे आप अपराध कैसे कहोगे? हां, आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई फिल्म है या जैसे हमारा राष्ट्रगान कहीं पर बज रहा है, तो राष्ट्रगान आप किसी समारोह में हैं और समारोह में राष्ट्रगान बज रहा है। आप अगर सक्षम हैं, आप विकलांग इत्यादि नहीं है कि आप व्हील चेयर पे हैं या बीमार हैं, अब सक्षम है, उस समारोह में मौजूद है, तो आपको खड़े होकर, सीधे खड़े होकर हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये सम्मान नहीं कर रहे, या आप हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फाड़ दे रहे हैं या उसका अपमान कर दे रहे हैं। तो ये जो आपका कार्य है ये विधि के द्वारा गैर कानूनी है। तो ये क्या है? ये अपराध है। ये क्या है? अपराध है। तो जब तक विधि घोषित ना करे, जब तक वो कानून घोषित ना करे उस काम को, वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसका एक बहुत ही बेस्ट सा एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा कि भाई कौन सा कार्य कब अपराध है कब नहीं है। यह किस पर डिपेंड करता है? विधि पर। मान लेता हूं कोई कार्य आज अपराध नहीं है, मान लेता हूं कोई कार्य आज अपराध नहीं है, आज अपराध नहीं है, मान लेता हूं कोई कार्य है जो आज अपराध नहीं है, लेकिन एक महीने बाद, अगले महीने हो सकता है संसद कानून बना दे और वो कार्य एक महीने बाद क्या हो जाए? अपराध हो जाए। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? विधि पर डिपेंड करता है कि भाई कानून की नजरों में कौन से कार्य को अपराध घोषित किया गया है, कौन से को नहीं। और ये अपराध किस में घोषित किया जाता है? वो सती दंड संहिता में घोषित किया जाता है और उसे दंडनीय बनाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल, आपने शायरा बानो केस सुना है? शायरा बानो केस, शायरा बानो केस, एक एक चीज को नोट करते चलना। शायरा बानो केस, शायरा बानो केस, जो शायरा बानो के, जिसको ट्रिपल तलाक केस भी कहा जाता है, इसमें ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया गया। जो ट्रिपल तलाक देने का कार्य था, ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया गया। ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया गया, उसे गैरकानूनी बनाया गया। अवैध का मतलब क्या है? गैरकानूनी बनाया गया। अब सोचो यह फैसला कब आया? शायरा बानो केस का फैसला, यह साथी 5 जजों की पीठ थी। इस केस का जो फैसला आया, यह कौन सा ट्रिपल तलाक है? यह साथी जिसको तलाके बिद्दत कहा जाता है। तलाके बिद्दत मतलब जिसे आप इंस्टेंट तलाक कह सकते हो। तो जो तलाके बिद्दत है, जिसे आप इंस्टेंट तलाक कहते हो, तो यह शायरा बानो केस तलाके बिद्दत को अवैध घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। मतलब जब साथी से गैर कानूनी घोषित किया गया है
उस दिन के बाद से कार्य क्या है? अवैध है। ट्रिपल तलाक देना एक अपराध है। लेकिन उससे पहले यह कार्य वैध था। ट्रिपल तलाक देना कानूनी था, कोई भी गैर कानूनी नहीं था, कोई सजा नहीं थी। तो आपकी समझ में एक चीज आ रही है कि वही कार्य है, वही कार्य है, ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। लेकिन इस 22 अगस्त 2017 से पहले, जब ये 22 अगस्त 2017 को इसका फैसला आया, उससे पहले ये वैध था, इसको कानूनी करार दिया गया। और 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसी कार्य को गैरकानूनी बना दिया गया। तो आप समझ रहे, किसी कार्य को गैरकानूनी, किसी कार्य को अपराध तभी कहा जाएगा जब उसे विधि के द्वारा घोषित किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा होता है? विधि के जैसा होता है उसका प्रभाव। तो ध्यान देना, इस एग्जाम्पल को मैंने इसीलिए लिया, बिल्कुल रिसेंट का एग्जाम्पल है कि वही कार्य है, वही ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है, तलाक तलाक तलाक, परंतु वो एक समय पर अपराध नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वही कार्य क्या हो गया? अपराध हो गया। तो अपराध कोई कार्य तब होगा जब उसे विधि घोषित कहे। तो जो तलाक बिद्दत था, इसको अवैध घोषित किया गया था। यह जो सती फैसला अथवा डिसीजन आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या जो डिसीजन आया था, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डिसीजन, यह 22 अगस्त 2017 को आया। 22 अगस्त 2017, जबकि चीफ जस्टिस कौन थे उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे? ये जेएस केहर थे। उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे? तो आप कहोगे सर जेएस केहर। उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे? जेएस केहर करके थे। जेएस केहर साहब, ये उस समय के चीफ जस्टिस थे। तब ये ट्रिपल तलाक का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया और हमारे सरकार को आदेश दिया कि आप एक कानून बनाइए, संसद के द्वारा एक विधि का निर्माण कीजिए जिससे इसे अपराध घोषित किया जा सके। यहां तक को दिक्कत, ये जो शायरा बानो केस था, इसी को लेकर 2019 में कानून आया जिसको मुस्लिम महिला, लिख लीजिएगा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। यह कानून 2019 में आया क्योंकि इस कानून को लाने से पहले एक ऑर्डिनेंस चल रहा था। कब से? ये इसको बोलते दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसके तहत साथी यह कब से लागू हुआ? यह 19 सितंबर 2018 से लागू है। यह कब से लागू है? 19 सितंबर 2018 से लागू, 19 सितंबर 2018 से लागू है। यह कब से लागू है सर? 19 सितंबर 2018 से लागू। यह आया 2019 में, लेकिन बैक डेट से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इस तारीख से कानून लाने से पहले गवर्नमेंट ने अध्यादेश जारी किया हुआ था, ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ था। 19 सितंबर 2018 से लागू। अब वर्तमान में इस कानून के बाद से 3 तलाक देना, यदि कोई इंस्टेंट तलाक देता है, 3 तलाक देता है, 3 तलाक देना एक अपराध, इसको क्राइम घोषित किया गया। किसके द्वारा? कानून बनाकर, विधि बनाकर, अधिनियम मतलब संसद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया, विधि बनाई और इस विधि के द्वारा, ध्यान देना, 3 तलाक को एक क्राइम घोषित किया गया। इसमें साथ ही 3 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास, मतलब 3 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना, 3 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। तो कोई भी अगर 3 तलाक देता है तो नाउ जो एक्ट ऑफ ट्रिपल तलाक है, इट इज अ क्राइम। एक्ट ऑफ ट्रिपल तलाक, इट इज अ क्राइम।
वर्तमान में 3 तलाक का जो मामला है वो साथी एक क्राइम है। वो क्या है? क्राइम। और इसमें अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट है, अप टू 3 इयर्स इसमें इंप्रिजनमेंट है विद फाइन, अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट है। कितने साल की सजा इसमें? अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट है प्लस क्या हो जाता है? फाइन। अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट और क्या जाता है? फाइन। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, यह कब से लागू है? 19 सितंबर 2018 से लागू। वर्तमान में 3 तलाक देने का कार्य कितने वर्ष तक की सजा है? कमेंट्स में लिख दीजिए। 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, मतलब अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट, जेल में रहना पड़ेगा 3 साल तक। अधिकतम सजा कितनी है? 3 साल, और साथ में जुर्माना भी देना होगा। तो यही वो कार्य था जो तब अपराध नहीं था, लेकिन जब से इस कानून में अपराध घोषित कर दिया गया, यह अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को केवल अवैध घोषित किया, उसके लिए सजा निर्धारित नहीं की। सजा किसके द्वारा दी गई? जो संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लेकर आई, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, इसके द्वारा। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब तक कानून निश्चित ना करे कोई भी कार्य अपराध, कोई भी कृत्य, लोप या चूक अपराध नहीं मानी जाएगी। जुर्माना बेटा जो अपराधी है, आरोपी है, उसकी हैसियत के हिसाब से जुर्माना लगाते हैं। हम लोग आगे बीएनएस में पढ़ेंगे, पहले आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है। जुर्माने की राशि, उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी है कि जुर्माने की राशि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंसान पे ना कर पाए। उसकी परिस्थिति, उसके हिसाब, उसके पास संपत्ति कितनी है, उसकी हैसियत क्या है, इस हिसाब से। कहीं कहीं जुर्माने की अधिकतम राशि फिक्स होती है, न्यूनतम राशि फिक्स होती है कि भाई इतना मिनिमम फाइन लगेगा, इतना मैक्सिमम, तो कोई बात नहीं है। जहां ये राशि फिक्स नहीं होती वहां दिक्कत हो जाती है। बेटा दिख रही है मुझे? आराम से आप बताइए, इसमें कोई ऐसा कौन सा, मैंने क्या कहा? हम लोग पढ़ रहे थे कि क्राइम क्या है, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास से कि भाई क्राइम क्या है? विधि द्वारा घोषित और दंडनीय कोई भी गैरकानूनी कृत्य, लोप, ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम जिसको विधि ने अपराध घोषित किया है, जब तक उसे कानून घोषित ना करे आपका वो कार्य अपराध नहीं है। फिर हम एक एग्जांपल लिया कि जैसे आप शायरा बानो केस समझते हैं, जिसमें ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया, जिसको तलाके बिद्दत भी कहते हैं। इसमें इंस्टेंट तलाक है, तुरंत गुस्से में आया, पति पत्नी को 3 बार तलाक बोल दिया। इसका फैसला 3-2 के मेजोरिटी से 22 अगस्त 2017 को आया। जेएस केहर इसमें चीफ जस्टिस थे। इसमें ये जो ट्रिपल तलाक है इसको अवैध घोषित कर दिया। अब साथ ही इसके लिए अवैध घोषित कर दिया, इसको अपराध बनाने के लिए सरकार एक कानून लेकर आई, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम या द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और ये कब से लागू हुआ? सर 19 सितंबर 2018 से। अब जो कार्य पहले अपराध नहीं था, पहले कोई साथी ट्रिपल तलाक देता था तो अपराध नहीं होता था कार्य, अब वही कार्य क्या होने लगा? वो साथी अपराध होने लगा। वही कार्य क्या होने लगा? अपराध। कितना? 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब तक विधि घोषित ना करे वो कार्य अपराध नहीं है। यहां तक आपकी समझ में आया? ये समझाने में तो मैं कामयाब हो पा रहा हूं ना? ये सब एग्जांपल इसीलिए आपको दे रहा हूं, इससे 2 फायदे होंगे। केस भी क्लियर हो गए, हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है ना हमारे सिलेबस में, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन है वो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी क्लियर होता चलेगा और एग्जाम्पल बिल्कुल रिलेवेंट और सटीक मिल जाएगा हमें। मैं आपको मूल विधि तो समझाने में कामयाब हो पा रहा हूं ना। पहली दूसरी क्लास में बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन अब हम जब तीसरी चौथी पांचवी तक पहुंचे तो आपको पक्का पहले से बेहतर अच्छा लग रहा होगा। चीजें पहले से बेहतर, पहले से आपकी समझ में ज्यादा आ रही होंगी, पहले से बेहतर,
पहले से आपकी समझ में ज्यादा चीजें आ रही होंगी। जिसने 2018 से पहले तलाक दिया, ठीक है, वो अवैध नहीं है, उसको अवैध माना जाए। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से और जब तक ये कानून लागू हुआ तब तक कार्य तो अवैध है और उसके लिए सजा नहीं थी। उससे पहले वो कानूनी था। सजा इस कानून के तहत तय की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा तय नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा तय नहीं की थी। अब कहोगे तो 2017, 22 अगस्त 2017 से लेकर ये 19 सितंबर 2018 तक अगर किसी ने 3 तलाक दिया तो काम तो वो वैध है, उसको मान्यता नहीं मिलेगी, पर वो अपराध नहीं है, क्योंकि उसके लिए सजा ही नहीं तय की गई थी। सजा कब तय की गई? इस कानून के जरिए। सजा तो कानून ने तय करी है। अब यहां के बाद में, इस दिन से, इसके बाद से जिसने भी ट्रिपल तलाक दिया, यदि वो पत्नी एफआईआर दर्ज कराती है, पुलिस के पास आती है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब हालांकि 3 साल वाले केस में गिरफ्तारी नहीं होती, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो 7 वर्ष या उससे कम के अपराध होते हैं, उनमें अगर उसको तत्काल भागने का या ऐसे वो नहीं है कि तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता, तो उस व्यक्ति को धारा 41 से, उस समय की सीआरपी से नोटिस देके बुलाओ, बयान दर्ज कराने, गिरफ्तार मत करो। तो उसको मतलब, लेकिन मैं कॉमन सा वो लेकर चल रहा हूं, उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, उसमें मुकदमा चलेगा। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब बस मैं तुमको एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कार्य जो आज, जो पहले कभी अपराध नहीं थे, जिन कार्य पहले गैरकानूनी नहीं थे, वो भविष्य में या बाद में अपराध बने। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि जो अपराध है वो समाज के साथ साथ बदलता जा रहा है। अपराध का जो स्वरूप है वो समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। अपराध का जो स्वरूप है, पहले इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट से जुड़े कार्यों को अपराध भी घोषित नहीं किया गया था। आज इंटरनेट है तो इंटरनेट से जुड़े कार्य अपराध भी हैं। उसके लिए हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लेकर आए, जिसको आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। उसके जरिए यहां तक बताइए, किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या? ये सब एग्जाम्पल आपको बहुत मदद करेंगे। ये चीफ जस्टिस कौन है, कितनी मेजोरिटी से फैसला आया, किस वर्ष, डेट याद ना हो तो किस वर्ष फैसला आया, उस फैसले को क्या कहा गया, कौन उसमें वादी थे। तो वादी कौन थी? शायरा बानो। एक राजीव गांधी के समय का शाह बानो केस भी था। शाह बानो में मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का हक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर उस समय की सरकार ने उसको संसद से बदल दिया। तो शायरा बानो अलग है, शाह बानो अलग है। अब शायरा बानो का क्या हुआ? इसने अपने 17 साल की शादी हो गई थी, कि पति का नाम रिजवान था, उसने इसको ट्रिपल तलाक दे दिया था। उसको बड़ा बुरा लगा, इतने साल बाद पति ऐसे कर रहा है। उसने इसको अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। आया फिर कितने साल बाद निर्णय, 3-2 के डिसीजन से। मतलब 2 जज, जेएस केहर साहब भी विपक्ष में थे, असहमति व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वकील अच्छे अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब जो कार्य है ट्रिपल तलाक, ये मतलब किसी भी, जैसे क्या होते हैं हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, और जो इसेंशियल आवश्यक धार्मिक कार्य होते हैं किसी धर्म के, उसे कोई अवैध घोषित नहीं कर सकता। जैसे कोई भी कोर्ट नहीं कह सकता कि आप आरती मत करो भगवान की, कोई भी कोर्ट नहीं कह सकता मुस्लिमों को कि आप नमाज मत पढ़ो, कोई भी कोर्ट नहीं कह सकता सिखों को कि आप गुरुद्वारे मत जाओ, अरदास मत करो। कुछ हर धर्म की एक आवश्यक इसेंशियल प्रैक्टिस होती है, वो धर्म के मानने वाले कुछ अनिवार्य चीजें फॉलो करते हैं उस धर्म से संबंधित, उन पे रोक नहीं लगा सकते। हां, लोकहित में रोक लगा सकते हैं, लोकहित में रोक लगाई जा सकती है इन सब चीजों पर। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हो गए थे लगभग। दर्शनार्थी जो भक्त थे वो नहीं जा पा रहे थे, तो लोकहित में उसको रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। पर यहां पर यह तो बात क्लियर होगी कि भाई क्या चीज कब अपराध है, कब अपराध नहीं है। यह आपके दिमाग में कोई डाउट है तो पूछें। तो मैं क्या सोच रहा हूं, आज हम लोग बेशक अभी यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरे पास रात को थोड़ा सा समय निकल आता है
तो मैं एक क्लास छोटी सी रात में और लगा लूंगा। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस, कॉमन लॉ, स्टैच्यूटरी लॉ के बीच में डिफरेंस, ये सब मुझे आज समाप्त करने थे। जैसे कि कल हम लोग क्राइम के तत्व पर आ जाएं। क्राइम के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, 4 जो होते हैं, मेंस रिया, एक्टस रिया, ये सब। फिर क्राइम की अवस्थाएं, तैयारी, ये सब। फिर दंड सिद्धांत और उत्तरदायित्व के प्रकार, ये 4 टॉपिक। उसके बाद हम सीधी बीएनएस की, पहले बीएनएस के बारे में थोड़ा सा, फिर इतिहास, आईपीसी, उससे पहले का इतिहास, तब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन बेस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, लॉ क्यों है, क्या हो जाएगा, लॉ नहीं होता तो क्या होगा, सारी की वो चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है, समझ विकसित होगी, तो ज्ञान के साथ समझ है, तभी साथी एग्जाम आपका मस्त निकलेगा। और ये सब चीजों की आपको हेल्प होगी। आप जब पेपर दे के आओगे, तो इस बार तो ऑफलाइन पेपर है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई क्या आया क्या नहीं आया, सब सामने बिल्कुल। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब आप मुझसे कहोगे कि भैया जो आपने बेसिक बिल्कुल जीरो से पढ़ाया, इसका ही ये सब कुछ फायदा हुआ है, जो हम लोग टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस का भी उत्तर दे पा रहे हैं। 90% बच्चा केवल सीधे क्वेश्चंस का उत्तर, उस तो सभी दे देंगे, सभी लोग दे देंगे। मैं पूछूं कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तुम सब लोग दे दोगे। इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, नंबर 2। सेकंड पॉइंट पूछूं इसी में, पहला कथन हो गया धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा कथन पूछूं कि धार्मिक स्वतंत्रता पूर्णतया होती है, एब्सोल्यूट होती है, कोई प्रतिबंध नहीं, जो मन करे। और तीसरा, लोकहित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनमें से कौन से कथन सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में से कोई नहीं। इस तरीके से आते हैं ना, तो वही है, जिसको समझ होगी, जिसने उस तरीके से पढ़ा होगा अच्छे से, वो उत्तर दे देगा। एब्सोल्यूट नहीं होती धार्मिक स्वतंत्रता, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप अपने किसी और को लोकहित में, अब सार्वजनिक नुकसानकारी तो नहीं कर सकते, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लोकहित में, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट, सभी के फायदे के लिए, सभी के भले के लिए। हां, एक बच्चा पूछ रहा है अधिनियम बाद में आया, लागू पहले हो गई। बेटा ये जो जब तक संसद कानून नहीं बनाती, आपको अध्यादेश की शक्ति याद है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है ऑर्डिनेंस जारी करने की। ऑर्डिनेंस जो होते हैं कानूनी तो होते हैं। तो पहला ऑर्डिनेंस ये 19 सितंबर 2018 को जारी किया गया, कानून बेशक अगले साल बना। तो जब अध्यादेश जिस दिन से जारी हुआ, तो प्रभाव तो उसका उसी दिन से पड़ गया ना। हालांकि जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं वो बैक डेट में जारी नहीं किए जा सकते, यहां पर इसलिए इसको बैक डेट से लागू किया क्योंकि उस दिन से अध्यादेश लागू था, अध्यादेश ऑर्डिनेंस लागू था। ऑर्डिनेंस नहीं होता तब फिर लागू नहीं कर सकते थे, ऑर्डिनेंस नहीं था तब फिर लागू नहीं कर सकते थे। पूछो बेटा, कुछ पूछना है मैं बता दूंगा आपको, नोटिफिकेशन डलवा दूंगा रात की क्लास की। विपुल सर की मैथ की क्लास आज से कोशिश है, देखता हूं बात करके सर से। मेजोरिटी, मेजोरिटी माने बहुमत, 3 लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों को किसी चीज पर फैसला करना है, तो 3 लोग पक्ष में और 2 लोग विपक्ष में। तो पक्ष में ज्यादा है, विपक्ष में ज्यादा, तो कहोगे सर पक्ष को बहुमत है, तो इनकी बात मानी जाएगी। इसी को बहुमत कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं, इसी को बहुमत या मेजोरिटी कहते हैं। कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छा अनुभव, थैंक यू बेटा जितेंद्र, थैंक यू। अच्छा, 3-2 कब समझ में आ गया बेटा? भर्ती से पहले कम से कम आप लोगों का ये बीएनएस डबल एस क्लियर हो जाए ना, तब तुम बहुत सुकून में रहोगे। नोट्स पहली क्लास से, नोट्स का भी मैं दिखा दूंगा, कई बच्चों ने मुझे नोट्स बना के भेजे, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं।
पैक्टम यूनियोनिस, पैक्टम सब्जेक्टियोनिस। यूनियोनिस में समाज का निर्माण हुआ, लोगों ने संघ बना लिए, लोग साथ आके रहने लगे, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करने लगे। सब्जेक्टियोनिस में लोगों ने अपने लिए नियम बनाने के लिए अधिकार बाहरी संस्था को दे दिया, जिसको सरकार, राज्य, संप्रभु कहा गया, और बाकी लोग उसके सब्जेक्ट बन गए, विषय बन गए। पाकिस्तान में क्या हो गया? कौन मर गया पाकिस्तान में? पूछो तुम, एक तो ना ढंग का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। लघु अधिनियम जो छोटे होते, वृहत अधिनियम जो बड़े होते। पाकिस्तान में, अरे यार ये पाकिस्तान को क्या हो गया बेटी? बहुत देर से क्या बेटा पाकिस्तान से इतनी टेंशन है तुम्हें? मरने दो उन्हें। पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान को इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अरे इकोनॉमिक ज्योग्राफी अभी से कहोगे तो कानून नहीं माना जाता है तो बता दे बेटा। कानून माने जाते हैं, कानूनों की इज्जत ज्यादा नहीं है। जापान में ज्यादा है, जहां कानून बहुत अच्छे से उनको माना जाएगा, वहां पर कानून का शासन ज्यादा होगा। जैसे हमारे भारत में भी अच्छे अच्छे कानून है, लेकिन उनका जो कानूनों का पालन कराना है, उन कानूनों का जो यूज है, उन कानूनों को जो लागू कराना है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। उससे क्या नुकसान होता है? उससे क्या नुकसान होता है जब कानूनों का उतना स्ट्रांग यूज नहीं है? कि शांति उतनी नहीं रहती, खतरा उत्पन्न रहता है। जापान में कानूनों का अच्छे से पालन है, सब लोग पालन भी करते हैं, सरकार भी पालन अच्छे से कराती है, वहां लोग कानूनों की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के अधिकारों की। अधिक शांति है, अधिक शांति तो वो लोग आविष्कार वगैरह में ध्यान देते हैं, वो नई नई चीजें बनाते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। जहां जान का ही जोखिम है, जान की ही जद्दोजहद हो, वो वहां के लोग क्या विकास करेंगे? उनको तो जीवन बचाने की फिक्र है सबसे ज्यादा। थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए, फिर साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, फिर साप्ताहिक टेस्ट भी होगा। इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती। पास हो 33% भी है तो भी भर सकते हो। महापरिश्रम जिसने लिया है, नोट्स से वो आ जाएंगे, प्रिंट पे चले गए, टेंशन मत लीजिए। टीम बहुत अच्छी है, इस टीम से भी तुम बेस्ट ना कर पाओ तो फिर तुम खच्चड़ों से ही पढ़ते रहो। इस टीम के साथ भी तुम एग्जाम नहीं निकल पाओ तो फिर तुम्हें कंटेंट की और पढ़ाई की और टीचर की नॉलेज ही नहीं है। मेजोरिटी बेटा, बहुमत, पक्ष में ज्यादा लोग हैं, विपक्ष में ज्यादा लोग हैं, पक्ष में ज्यादा लोग हैं, विपक्ष में ज्यादा लोग हैं। सारी क्लास तो चली है बेटा। राष्ट्रीय आय ये सब भी पढ़ने का मौका मिलेंगे, वकील साहब सब पढ़ने का मौका मिलेगा। अध्यादेश होता है बेटा, बिल्कुल कानून जैसे उसका प्रभाव होता है लिमिटेड समय के लिए। जब संसद के सदन कार्य नहीं कर रहे होते हैं उस समय बिल्कुल कानून जैसा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती हैं, वो भी कानून ही होता है, पर वो कुछ फिक्स समय के लिए होता है। चलो मजा आया? एक बार दिल दे के बता दो। रेगुलर आया करो, सबसे इंपॉर्टेंट, और समय से आया करो। तुम लोगों के अंदर वो आग नहीं है, चिंगारी नहीं है जो मतलब दरोगा के लिए चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी बहुत कम लोगों में है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी नहीं है। कोशिश करेंगे 31 दिसंबर तक मूल विधि खत्म कर दें, उतना टाइम चाहिए। उसके बाद में कभी एग्जाम हो जाए, रिवीजन के साथ कर लोगे अच्छे से, और तुम बाकियों से बेहतर करके आओगे अगर तुमने करा। आप में से कितने ऐसे हैं जो सारी क्लास बिल्कुल रेगुलर लेते हैं? मेरा यकीन मानो, तुम इतना भरोसा कर सकते हो। अब मैं हर बार यूपीपी में भी ऐसे ही बोलता था जैसे तुमसे आज बोल रहा हूं। तुम एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन मिशन दरोगा की सारी क्लास लो, कोई क्लास मत छोड़ो, नोट्स बनाओ। तुम बच्चे नहीं हो कि तुम पे नोट्स नहीं बन रहे। ये सीधा सीधा इसको ऐसे लिखना है। ये मान लो 3 स्लाइड है तो ये तुम्हारा पेज है, ऊपर से ऐसे नीचे तक लिखते चलो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, तुम्हें पेपर में कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा एग्जाम तभी निकलेगा जब तुम सारी क्लास लोगे। 1-2 क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। उनका रिवीजन मतलब अपना 14, 15, 12, 14 घंटे दोगे पढ़ाई को। ये तुम ऐसा ही बन रहे हो। 26 साल कांस्टेबल बन के 20, 25, 26 साल वेट करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए कि ऐसा ही बनूंगा, तो 26 गुना मेहनत नहीं कर सकते। वो तो अपना अपना जज्बा होता है कि तुम कितना। तुम में से बहुत सारे पढ़ रहे होंगे, दिन रात लगे होंगे, एग्जाम भी निकालेंगे।
हमेशा होता है। पिछली बार भी कोई एग्जाम बहुत अच्छे से पूरा पेपर डिट्टो आप मैच कर सकते हो। अराजकता मतलब अशांति, कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, कोई किसी को मार रहा है, किसी को लूट रहा है, अराजकता। चलो बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।